नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर खंडवा से, जहां पर नर्स के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ड्राइवर पर दुष्कर्म का आरोप लग रहा है। ये बड़ी खबर, ड्यूटी से लौटने के दौरान वारदात होना बताया जा रहा है। तो थाने में भी ये मामला दर्ज हो चुका है, जिस पर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खंडवा से ये बड़ी खबर, जहां पर ड्राइवर पर नर्स के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लग रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरेंद्र हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। क्या ताजा जानकारी, जांच में क्या कुछ स्पष्ट हो पाया अभी तक? जी दीपेश, बता दो, जांच में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जो रोहित है, ड्राइवर 108 एम्बुलेंस का जो चालक है, उसने गुनाह कबूल कर लिया है और उसे देर रात ही पकड़ लिया गया था दबिश देकर के। घटनाक्रम कुछ, जो सरकार जो दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा की, बड़ी बड़ी बातें करती है, योजनाएं चलाती है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है ये साफ तौर पर इस घटना में देखी जा सकती है कि रात को महिला कर्मचारी अस्पताल से अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जाती है और लिफ्ट, ये जो एम्बुलेंस का चालक है, क्योंकि सरकारी गाड़ी है इसलिए उसको देख करके गाड़ी में बिठा लिया जाता है और उसे नहर के पास में, बांगरदा के पास में, उससे महिला के साथ मारपीट करके दुष्कर्म की जाती है। और जब महिला जब शिकायत करती है तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया दबिश दे करके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल महिला सुरक्षा का है कि किस तरह से प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, न बच्चियां सुरक्षित है न महिलाएं सुरक्षित है, किस तरह से अपने काम को अंजाम देगी वो। दीपेश, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जो आरोपी ड्राइवर है उसे भी पकड़ लिया गया है, उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। अब उस पर कार्रवाई होगी। अब पूरे मामले को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये बड़ा सवाल कि इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कहां चल रही है, कैसे इस तरह से सुरक्षा हो पाएगी महिलाओं की। और अस्पताल में महिला काम करती थी, वही सरकारी गाड़ी थी, उसी से रोज आना जाना था। लेकिन उसके बाद ड्राइवर क्या जो रखा गया, क्या उसको नहीं देखा गया कि किस तरह का वो शख्स है, कहाँ वो काम करता था, उसके बैकग्राउंड के बारे में क्या कोई जांच पड़ताल नहीं हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, ये उनका कहना है। आप सभी मेरा रुख पहले से जान चुके हैं, आप सभी मेरा रुख इस्तीफे पर जानते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुहार लगाई थी और उस गुहार पर राहुल गांधी ने ये अपना जवाब स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही अपना मन बना चुका हूं और मैं उस पर अड़िग हूं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के झटके से कांग्रेस पार्टी अभी तक उभर नहीं पाई है, उस पर उन्होंने ये अपनी मांग रखी है। आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में सीएम कमलनाथ भी शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि नए पीसीसी चीफ के नाम पर भी मुहर इस बैठक में लग सकती है। साथ ही सीएम पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अध्यक्ष पद की दौड़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया, बाला बच्चन, उमंग सिंगार, ओमकार मरकाम, जीतू पटवारी, अजय सिंह जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद सीएम कमलनाथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। तो इधर मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए युवा चेहरे की पैरवी कर दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कमान युवा और अनुभवी चेहरे को मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, हम लोग ही सबकी ये मांग है, चाहे वो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हों, मंत्री हों, विधायक हो, एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता कि वो अध्यक्ष बने रहें, ये हम लोगों की सबकी कामना है और ये मांग है। और दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश की आपने बात की, तो कमलनाथ जी अभी तक मुख्यमंत्री भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर ली है। इसलिए अब आदरणीय राहुल गांधी जी, पूरा हाईकमांड, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के, ये सब तय करेंगे कि कौन अध्यक्ष होगा। और जो भी अध्यक्ष होगा वो बहुत बेहतरीन अध्यक्ष होगा उसके नेतृत्व में। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, सवाल यह है कि राहुल गांधी ने तो एक बार फिर से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अशोक गहलोत के निवेदन पर भी उन्होंने ये कह दिया है कि वो अपनी बात पर अड़िग है। तो अब बैठक में इस तरह से इस मुद्दे पर मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा चर्चा होगी। लेकिन विरोध की कोई खबर निकलकर सामने आ रही थी कांग्रेस नेताओं की दिल्ली से, वो क्या है?
देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर से हटें, वो पद पर न रहें। हाँ, जितने कांग्रेसी हैं वो सब यही चाहते हैं कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष की कमान है वो राहुल गांधी ही के हाथ में रहे, यही एक है। लेकिन अब राहुल गांधी का जो रवैया है वो थोड़ा सा परेशानी वाला है कि लगातार वो अपने फैसले पर डिग हैं। कांग्रेस के नेता लगातार उनसे गुहार लगा रहे हैं। आज एससी जो विंग है कांग्रेस की, उन्होंने धरना भी दिया, लेकिन राहुल गांधी किसी अपने फैसले से वापस नहीं ले रहे हैं। ये एक बड़ी दिक्कत हो रही है और इसी वजह से कई दूसरी राजनीति की कि उनकी जगह किसको बनाया जाए, कौन संभालेगा, सबसे बड़ा तो यही सवाल है। और दूसरा सवाल ये होता है कि क्या वो जो भी अध्यक्ष होगा वो सबको साथ लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी राहुल गांधी के नेतृत्व पे शक नहीं करता, सब उनके साथ चलते हैं। तो क्या जो दूसरा उनका उत्तराधिकारी होगा, क्या सबको साथ लेके चले, उनको लेके बहुत मतभेद है। और वो जाहिर सी बात है कि जब दूसरा आदमी आएगा तो वो राहुल गांधी के बराबर नहीं हो सकता और सबको साथ ले नहीं चल सकता। बिल्कुल, तो कई तरह की चर्चाएं हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब एक ये कह लें कि विरोध इस रूप में देखने को मिल रहा है कि आप इस्तीफा मत दीजिए, आप अध्यक्ष बने रखिए और आपके अंडर में ही हम काम करेंगे। इस तरह की मांग कांग्रेस की देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अटल एक्सप्रेस वे का बीजेपी जबरन शुभारंभ करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले मामला सियासी हो चुका है। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए बीजेपी राजनीतिक हथकंडा अपना रही है। वहीं ये भी कहा कि लोकार्पण कार्यक्रम बीजेपी के अनुसार नहीं तय होगा। आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व स्थानीय विधायक श्रीचंद सुंदरानी अटल एक्सप्रेस वे का देवेंद्र नगर में नारियल फोड़कर शुभारंभ करने वाले हैं। अटल एक्सप्रेस वे के शुभारंभ के लिए श्रीचंद सुंदरानी ने 30 जून की तारीख तय की थी। एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता जांच के लिए और इसे जन उपयोग के लिए जारी किया जा सकता है या नहीं, ये इसकी रिपोर्ट मांगी गई है और जैसे ही ये रिपोर्ट मिलेगी इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो जाएगा। इसके पहले जो अन्य निर्माण कार्यों का जिनका उद्घाटन हुआ है उसमें भी उनकी गुणवत्ता की समुचित रूप से जांच करने के बाद ही उनका उद्घाटन किया गया। श्रीचंद सुंदरानी जी दरअसल ये जो काम कर रहे हैं ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं। और ज्यादा गंभीर बात, अगर उद्घाटन हो जाएगा तो फिर ठेकेदार को पूरा भुगतान मिल जाएगा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, आखिर किस तरह की राजनीति चल रही है ये? सरकार का प्रोजेक्ट था और ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा रहा था। 22 किलोमीटर की नैरोगेज एक्सप्रेस यहां पर बनी है ताकि ट्रैफिक से लोगों को निजात मिल सके। लेकिन जिस तरह की राजनीति अभी देखने को मिल रही है, आपको बता दूं कि अघोषित तौर पे ये रास्ता तो पहले ही चल रहा है। जहां जहां पे ये सड़क बनी है वहां पर से आपको लोग नजर आएंगे जो कि इस रास्ते का उपयोग कर ही रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि नई सरकार बन गई और नई सरकार ने अब तक इस सड़क को पूरा नहीं किया है, एक्सप्रेसवे को पूरा नहीं किया है, तो यहां पर बीजेपी को एक विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का मौका मिला है और एक तरह से राजनीति का भी मौका यहां पर मिला है। और इसीलिए जिस तरह से पूर्व विधायक और बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने ये कहा है कि उन्होंने आज इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन वो आज शाम को कर देने वाले हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इसका नामकरण जो है ये पहले ही हो चुका है, अटल पथ के नाम से इसे रखा गया है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इसे लेकर के किस तरह का फैसला लेती है, क्योंकि निर्माण अब तक अधूरा है और अधूरे निर्माण के बीच में इसका शुभारंभ कर देना ये समझ से परे है। इस पूरे मसले को लेकर के राजनीति ज्यादा हो रही है। जहां जहां सड़क बनी थी वहां वहां सड़क चालू हो गई है। अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस क्योंकि नाम इसका अटल पथ रख दिया गया था, सरकार ने भले ही इसका लोकार्पण नहीं किया था लेकिन बावजूद इसका नामकरण पिछली सरकार ने कर दिया था। और अब क्योंकि नई सरकार बन गई है और कांग्रेस सरकार बनी है, तब कांग्रेस के लिए ये मुसीबत है कि अटल पथ के नाम से ही इसका उद्घाटन करे या फिर इसका नाम बदले। तो यहाँ पर सियासत दोनों ही तरफ से चल रही है। देखना ये होगा कि जनता के हित की ओर कब ध्यान जाता है यहाँ पर सियासतदानों का और कब लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक से राहत मिलती है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए देवव्रत। यानी कि समझा जा सकता है कि राजनीति चल
चरम पर के और बीजेपी कुछ ज्यादा की जल्दी इस का लोकार्पण करने में कर रखी। पन्ना में 6 महीने में 148 लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। आंकड़ा चौंका देने वाला है। अब सवाल यह है कि इस क्षेत्र से क्या महिलाओं की तस्करी हो रही है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है। देखिए रिपोर्ट। पन्ना में जनवरी से जून तक करीब 148 महिलाएं और नाबालिग बच्चियों के गायब होने के मामले दर्ज हुए हैं। इन बच्चियों के गायब होने के पीछे आखिर कारण क्या है, पुलिस को अभी समझ नहीं आ रहा है। ये पिछले वर्ष से इस बात तुलना करने पर इस वर्ष करीब हमारे 1 जनवरी से लेकर अभी तक कुल 75 महिलाएं बच्चियां गायब हुई हैं। उन बच्चियों में से करीब हमने 30 बच्चियां दस्तयाब कर ली हैं और बाकी अभी हम लगातार प्रक्रिया में हैं। जब भी किसी बच्ची के गुमशुदा होने की सूचना हमें प्राप्त होती है, तत्काल हम एक विस्तृत SOP जो हमें मुख्यालय द्वारा दी गई है उसको पालन करते हुए तत्काल हम प्रयास करते हैं कि बच्ची जल्दी से जल्द दस्तयाब हो जाए। पुलिस अपनी असफलता छुपाने के लिए अजीबोगरीब तर्क दे रही है। एसपी का कहना है कि लड़कियां भागकर चली जाती हैं और शादी कर लेती हैं। वहीं पुलिस मानव तस्करी से भी इसे जोड़कर देख रही है। कई बार कोई बहला फुसला कर उनको ले जाता है, शादी का झांसा देकर ले जाते हैं लोग। इस प्रकार से चूंकि अन्य प्रदेशों में भी बच्चियां जाती हैं तो थोड़ा समय उसमें लग जाता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम अधिकतम बच्चियों को जल्द से जल्द कराएं और हमें इस बीच काफ़ी सफलताएं प्राप्त हुई हैं। सागर रेंज के DIG अनिल महेश्वरी ने भी पन्ना जिले के कई गांवों का दौरा किया है और पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं जी, और कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो हमने छोड़ा है। रिश्तेदारी से लेकर उनके माता पिता के संबंधों से लेकर आस पड़ोस में लेकर पूरे जंगल की सर्च सब कुछ करा रहे हैं और अब उम्मीद है हमको कि हमारे प्रयास सफल होंगे, मदद मिलेगी। फिलहाल पन्ना में मासूमों के गायब होने के मामले आने से हड़कंप है। वहीं पीड़ित परिवारों के घरों में मातम पसरा है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18 पन्ना। आपने सुना होगा प्यार कोई खेल नहीं, और प्यार को गुनाह मानने वालों ने सजा ऐसी दी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसकी तस्वीरें हमने तो देख ली, आप जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपके भी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, प्यार पर बेरहमी की ये 2 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली श्योपुर की तो दूसरी वहां जहां प्यार पर घर वालों ने ही धार में बेरहमी से अपनी बेटी की पिटाई की। आपको बता दें कि प्यार करने पर सजा का ऐलान किया गया है, तो वहीं प्यार पर घर वालों ने ऐसी बेरहमी की सजा दी है जो देखने के बाद रूह कांप रही है। तो अभी तक आपने सुना होगा प्यार जाति धर्म के बंधनों से परे होता है, मगर श्योपुर के सकरिया समाज की युवतियों को इसकी इजाजत नहीं है। उन्हें अब युवक की जाति देखकर ही प्यार करना होगा। अगर दूसरी जाति के युवक से प्यार किया तो परिवार को 1.5 लाख का जुर्माना देना होगा, मगर ये राशि 2 महीने में नहीं चुकाई गई तो परिवार को समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। ये फरमान समाज की 84 गांव की महापंचायत ने जारी किया है, जिससे समाज के ठेकेदार समाज सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। इतना कि नहीं, महापंचायत ने शराब पीने वालों पर भी जुर्माना लगाकर बच्चों की शिक्षा पर भी जोर दिया। एक तरफ तो सरकार जाति प्रथा को खत्म करके अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि देने का काम करती है, तो दूसरी तरफ समाज के ठेकेदार इस तरह का तुगलकी फरमान जारी कर समाज को बांटने के काम में लगे हैं। अंतिम फैसला जो होगा कि इस जो अन्य समाज में गई है उस पर 1,51,000 का जुर्माना किया जा रहा है। दूसरी बात जो हमारी समाज में कुरीतियां फैल रही है कि हमारी समाज की लड़की गैर समाज में जा रही है, तो सभी हमारा पंचन का ये कहना है कि ऐसा काम। सास ससुर का सपना पूरा करने के लिए बहू ने 7 फेरों के बाद स्कूल में एडमिशन लिया। देखिए झाबुआ से हौसला बढ़ाने और दिल को सुकून देने वाली खबर। झाबुआ के मांडली गांव के रहने वाले पांचू किसान की उम्र 50 के पार हो चली है।
उनका सपना था कि वो पढ़ लिख कर अफसर बनते, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी और गरीबी के चलते किसान बन गए। किसान पांजू की बहू ने एक दिन अपने सास ससुर से कहा वो पढ़ लिख कर नौकरी करे और समाज में उनका सम्मान बढ़ाए। बहू की इस बात से पांजू परिवार काफी खुश हुआ और सास ससुर दोनों ने उसी दिन बहू को पढ़ाने की ठान ली। फिर क्या था, एक दिन ससुर बहू को लेकर पिटोल कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंच गए और प्रिंसिपल से अपनी बहू को एडमिशन देने की गुजारिश की, जिसे स्कूल प्रशासन ने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। भील समाज में यूं कह रहा कि अपनी बेटियों भी और अपनी बहू को भी पढ़ाने की जरूरत बहुत है, बेटी को पढ़ाने की भी जरूरत बहुत है। अपने घर पढ़ो फिर शादी हो जाए, इनके घर भी पढ़ सकती है, शादियां कर दी दूसरी जगह तो वहाँ भी पढ़ सकते ना। अपनी बेटी को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो वहाँ कैसे पढ़ेगी साहब। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे नहीं है, इसके लिए तो ये तो हो रहा, बाकी इसलिए आप पढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख के मेरा भविष्य सुधार लूँ और हमारे परिवार को भी संभालूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पढ़ के आगे बढ़ूँ। अपनी बेटियों को शिक्षा तो सभी दिलाते हैं, दूसरे के घर से आई हुई बहू को शिक्षित करना, वो भी आदिवासी समाज में। मेरे अपने लाइफ की अब तक की सर्विस की ये पहली घटना मेरे सामने आ रही है कि एक ससुर अपनी बहू का एडमिशन कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये इनकी पढ़ने की इच्छा थी जी, इसलिए पढ़ाना चाहती हैं। तो सबसे पहले किसको बताया इन्होंने? मेरे को बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। फिर आपने? मैंने फिर घर वालों को बोला कि ये पढ़ना चाहती, क्या करें क्या नहीं। फिर उन्होंने बोला कि पढ़ना चाहती, कोई बात नहीं पढ़ाएंगे। जिस झाबुआ जिले की साक्षरता दर वर्तमान में 34% के करीब हो, वो आंकड़े जरूर दुखी करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से पांजू परिवार ने अपनी बहू को पढ़ाने का फैसला किया है, वो काबिले तारीफ है। अगर लोगों की सोच इसी तरह से बदलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब आंकड़े शर्मिंदगी के बजाय हमारा हौसला बढ़ाएंगे। वीरेंद्र सिंह राठौर, न्यूज़ 18 झाबुआ। और इस वक्त बड़ी खबर जबलपुर से मिल रही है, जहां पर भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप सील कर दिया गया है। रक्षा संपदा विभाग ने यह कार्रवाई की है। दरअसल वसूली के एवज में यह कार्रवाई की गई है। लीज रेंट का 3 करोड़ 66 लाख रुपए बकाया है, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। भारत पेट्रोलियम का जो पेट्रोल पंप है उसे सील कर दिया गया है। जबलपुर में यह पेट्रोल पंप है जो रक्षा संपदा विभाग की तरफ से सील किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।